टेड कंडिस्टी के आतंकी बनने के पीछे का कारण बताया जाता है कि जब वो हार्वर्ड में पढ़ रहा था तो उसे मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। इस दौरान उसे रोज गालियां दी जाती थी और बाद में चेहरे पर आने वाले हाव भावों का वीडियो उसे दिखाया जाता था। संभव उसके मन पर गहरा असर पड़ रहा था, जिसके चलते लोगों से मिलने बात करने में उसे दिक्कत आती थी। सेक्स को लेकर भी उसके मन में विकार पैदा हो जाता था कि जिन महिलाओं को वो पसंद करता था उनसे बात नहीं कर पाता था और इसी के चलते उसके मन में औद्योगिक समाज के प्रति घृणा पैदा हो गई। यूनाबोबर की कहानी का अंत कैसे हुआ? 4 मई 1998 के रोज टेड ने अपने सारे अपराध स्वीकार किए और रोज अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी वो भी जेल में है और जंगल में भी बना उसका केबिन FBI के म्यूजियम में रखा हुआ है। PhD की पूरी करने के बाद कंडिस्टी कैलिफोर्निया गया। यहाँ से उसे वकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली। तब उसकी उम्र महज 25 साल की थी। उसका करियर एकदम ठीक दिशा में जा रहा था। एक रोज अचानक उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1971 में उसने मोंटाना राज्य की लिंकन शहर में एक संदूर वीराने में झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगा। ये जगह इतनी रिमोट थी कि यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। इसने ऐसा क्यों किया, ये उसके परिवार की समझ से परे था। कंडिस्टी हमेशा से शांत स्वभाव का था और लोगों से कटा रहता था, लेकिन अचानक इतना बड़ा कदम उठाने की वजह ये उसने किसी को नहीं बताई। यहाँ से यह कहानी एक मोड़ लेती है कि और उसके लिए हमें चलना होगा। 25 मई 1978 की तारीख पर वकले केस्ट इलोनोइस राज्य में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मॉन्ट्रियल इंजीनियरिंग में विभाग में प्रोफेसर थे। एक रोज पोस्टल विभाग का एक शख्स उसके पास एक पैकेज लेकर आया। पैकेज किसी ने नहीं भेजा था, बल्कि पोस्टल अधिकारी के अनुसार वो यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में यूं ही रखा हुआ था। उस पर रिटर्न एड्रेस की जगह किस्ट का पता लिखा हुआ था। किस्ट को शक हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई पैकेज नहीं भेजा, इसलिए उन्होंने सीधे पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने एक ऑफिसर ने जैसे ही पैकेज खोला तो उसमें एक धमाका हो गया। क्रिस्टल से ऑफिसर को ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि पैकेज के अंदर रखा बम ज़्यादा उन्नत तकनीक नहीं था। इसके ठीक 1 साल बाद यूनिवर्सिटी में ऐसे ही पैकेज में एक और बम भेजा गया। इस बार विस्फोट में एक छात्र को चोट आई। इसके अगले साल ही एक ऐसी घटना हुई जिसमें FBI को इस केस में दखल देने के लिए मंजूर कर दिया गया। अमेरिका एयरलाइंस की एक फ्लाइट सिंगारो से वर्टिंग जा रही थी। बीच फ्लाइट में अचानक बैगेज में एरिया में धुआं निकलने लगा। आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पता चला कि प्लेन में बम रखा था। गड़बड़ी के चलते हुए फूटा नहीं। अगर फूटा होता तो सैकड़ों लोगों की जान जा जाती। इसके कुछ रोज बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के मालिक पर्सी वुड को एक पैकेज मिला बम, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई। FBI ने इस सारे केसों को जोड़ते हुए एक टास्क फोर्स बनाई और मामले की छानबीन शुरू कर दी। शुरुआत में उनके हाथ में कोई खास सुराग नहीं आया। बमों को लेकर बनाने वाले ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ जो कूड़े से मिली जाती थी। कई बार बमों के साथ कुछ नोट मिलते, लेकिन उनकी छानबीन से भी ये पता चलता था कि घटनाओं को अंजाम देने वाला शख्स उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। साल 1985 तक और भी कई बम भेजे गए। अधिकारी मामले में लोगों को चोट आई, लेकिन एक मामले में एक कंप्यूटर स्टोव वाला मारा गया था। 1987 में FBI के साथ पहला सुराग लगा। बम रखते हुए एक शख्स की फोटो CCTV में कैद होगी। इसकी मदद से FBI ने एक स्केच बनाकर हर तरफ फैला दिया, लेकिन चूंकि उस रोज हमलावर ने एक हुड और काला चश्मा पहन रखा था, उसकी पहचान होना मुश्किल था। 1987 से 1983 तक बमों का सिलसिला रुका, लेकिन एक बार फिर उनकी शुरुआत हुई और इस बार बम हमले के बाद अखबारों को कुछ खत भी भेजे गए। 1994 में एक वकील को पैकेज में बम मिला और उसकी मौत हो गई। हमलावर ने खत लिखकर कहा कि वो वकील एक्सोम नाम की तेल कंपनी के लिए काम करता था, इसलिए उस पर हमला हुआ है। 1995 में लकड़ी उद्योग को एक मालिक को बम मिला और उसकी मौत हो गई। बम हमलों को इस सिलसिले को अब तक
17 साल हो चुके थे, लेकिन एफबीआई को अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था इसके पीछे कौन शख्स था। एफबीआई ने इस केस के नाम दिया था यूनाबॉम्ब, यानी यूनिवर्सिटी एंड एयरलाइन बम्पर। मीडिया ने इसी को यूनाबॉम्बर बनाकर हमलावर को इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। एफबीआई के यूनाबॉम्बर की एक प्रोफाइल भी तैयार थी, जिसके अनुसार वो एक सिरफिरा लेकिन शातिर आदमी था। यूनिवर्सिटी से उसका कुछ नाता जरूर था। कुछ साल इस प्रोफाइल पर काम करने के बाद इसे त्याग दिया गया। एक नई प्रोफाइल बनी जिसके अनुसार हमलावर प्लेन मैकेनिक था। इससे भी एफबीआई को कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्होंने पीड़ितों के बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अंत में एफबीआई ने यूनाबॉम्बर के सिर पर $10 लाख यानी लगभग 8 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया, ताकि कहीं से कुछ सुराग मिल सके। इसके बावजूद वर्षों तक ये केस यूं ही बना रहा। 1995 में एक रोज न्यू यॉर्क टाइम्स आदि खबरों के पास यूनाबॉम्बर का खत आया। खत के साथ एक मैनिफेस्टो था कि एक धमकी थी कि यदि इसे नहीं छापा तो हमले जारी रहेंगे। मैनिफेस्टो को लिखा था कि नाम से लिखे इस घोषणापत्र को टेक्नोलॉजी के खतरे को आगाह किया गया था। लिखने वाले का था एफबीआई किसी आतंकी की मांगे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। फिर तय हुआ कि मैनिफेस्टो छापा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद मैनिफेस्टो में लिखी बातें और लेखनी के तरीके की शायद कोई उसे पहचान जाए। मैनिफेस्टो छापा में जैसे एफबीआई को उम्मीद किसी से पहचान भी लिया, तो डेव कंजिस्टी को मैनिफेस्टो की भाषा से एहसास हुआ कि उसका कोई ऐसा ही बात करने वाला जिसका नाम था डेव कंजिस्टी, यानी गणित का वही जीनियस जिसने सब कुछ छोड़कर जंगल में आसरा लिया था। अब वो लोगों को बम भी भेज रहा था। डेविड कंजिस्टी हालांकि सीधे एफबीआई के पास नहीं आए। उन्होंने अपने तय एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग हायर किया और मामले की छानबीन की। 6 महीने में पूरी जानकारी इकट्ठा कर वो एफबीआई के पास पहुंचे। एफबीआई ने अपनी तरफ से रेड को पुराने लेखक से मैनिफेस्टो का मिलान किया। अंत में जब पक्का हो गया कि टेड कम्युनिस्टी ही गुमराह है, उसे पकड़ने का प्लान तैयार हुआ। लेकिन इसी बीच एक न्यूज़ चैनल ने खबर प्रसारित कर दी कि गुमराह पहचाना जा चुका है और टीवी पर उसके भाई डेविड की पहचान भी उजागर कर दी गई। रातों रात पुलिस ने कंजिस्टी के जंगल वाले ठिकाने पहुंची और उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से बम बनाने का सामान और दस्तावेज मिले, जिससे पक्का हो गया कि वही यूनाबॉम्बर है। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।